बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद। मैं हूँ सदफ दुरानी और मैं हूँ आयशा अंसारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के बेहतरीन मफाद में फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखने की हिदायत की है। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। मुसल्लह अफवाज को गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्की सियासी मामलात में दानिस्ता तौर पर पाक फौज की मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को मुलव्विस करने की कोशिशें। पाक फौज ने गैर जिम्मेदाराना मुहिम को अफसोसनाक और मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज और उनकी आला क़यादत को बराह रास्त या बिलवास्ता अवामी फोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर सियासी मामलात में मुलव्विस करने की कोशिशें की जा रही है। सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों की जानिब से गैर मुसद्दिका, हतक-अमेज़ और इश्तिआल अंगेज़ बयानात मुल्क की मुफाद से मुतसादिम हैं। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सबसे तवक्को करती है कि वो कानून की पासदारी करें और मुसल्लह अफवाज को मुल्क के बेहतरीन मुफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि उनकी कॉल पर इस्लामाबाद में 20 लाख लोग पहुंचेंगे। कहते हैं कि उन्हें आज़ाद खारिजा पॉलिसी की वजह से हटाया गया और बूट पॉलिश करने वाले को वजीर आज़म बना दिया गया। कौम ने फैसला कर लिया है कि वो किसी की गुलामी नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एबटाबाद में बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि आज के मीर जाफर और मीर सादिक ने अमरीकी साजिश का हिस्सा बनकर मुंतखब हुकूमत को हटाया। अमरीका को आजाद खारिजा पॉलिसी वाला वजीर आजम कबूल नहीं था। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो किसी के मुल्क के खिलाफ नहीं है, सबसे दोस्ती चाहता है, लेकिन जो चाहता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे लोगों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करे, हिफाजत करे, हम अपने लोगों को किसी मुल्क के लिए कुर्बान ना करें। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है किसी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। उन्होंने अदलिया से इस सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि इतवार को तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है किसी जमहूरियत में ये हो सकता है? PTI के चेयरमैन ने कहा कि शहबाज शरीफ आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े बेचने की बजाय लूटी हुई दौलत वापस कर दें। आटा खुद ब खुद सस्ता हो जाएगा। ये जो इसने आके कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए, खुदा के वास्ते शहबाज शरीफ ये ड्रामे खत्म करो। वो जो तुमने और तुम्हारे भाई ने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वो रूस से 30% कम पर 20 लाख टन गंदम और तेल खरीद रहे थे। कहते हैं कि वो अपनी कौम के मफाद को अमरीका के लिए कैसे कुर्बान कर सकते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है आज़ादी इजहार पर कदगन नहीं, लेकिन अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं करने देंगे। कहते हैं पुराना पाकिस्तान वापस आ गया। वो दिन याद हैं जब अदालतों से कुर्सियां उठा दी गई थी। नवाज शरीफ की डिक्शनरी में इंतकाम नहीं, कानून अपना रास्ता बनाएगा। वजीर आजम ने मजीद कहा आलमी कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं किया। इमरान खान पहले डिमांड करते हैं, जब फैसले आते हैं तो मानते नहीं। हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आएगी। अगर इमरान खान नहीं मानते तो यही होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान इस वक्त मुल्क की तारीख के बदतरीन मालियाती खसारे का शिकार है। नैब की मौजूदगी में ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करना चाहते। CPEC का फ्रांस से ऑडिट कराने से चीनी दोस्त सख्त नाराज हैं। वजीर आजम ने और क्या कहा, आइए जानते हैं। लाहौर में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पैका ऑर्डिनेंस पर नजरसानी करके आज़ादी सहाफ़त के मनाफी शिकें खत्म की जाएंगी। उन्होंने बिला इजाज़त सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने वाले FI अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्च में तेल की कीमतें मुंजमद करके इमरान खान ने अगली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंग बिछाई। उन्होंने कहा कि वो अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, मगर आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतें पाँव की जंजीर बने हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब की मौजूदगी में ब्यूरोक्रेट्स शदीद दबाव का शिकार है और इन हालात में काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और UAE में हमें बहुत इज्जत मिली, दोनों ममालिक को मदद की दरखास्त कर दी है, फैसला अब उन्होंने करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर पर उनकी हुकूमत का मौक़िफ़ वही है जो कश्मीरियों का है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान पर शहबाज शरीफ का खौफ सवार है, वो फराह गो की बचाओ तहरीक चला रहे हैं। कहती हैं कि मुल्क में आज अगर महंगाई है तो इसका जिम्मेदार इमरान खान है, जो अब मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तुम इक्तदार की कुर्सी पे थे, 4 साल तुम इस मुल्क के वजीर आजम थे, तो अगर किसी ने गलत काम किया था तो तुमने उसका हिसाब क्यों नहीं लिया? ये जो शहबाज शरीफ का बुखार है, वो सुबह दोपहर शाम जो आप बातें करते हैं, उससे ये बात साफ जाहिर है कि आपको अपने इक्तदार जाने का गम नहीं, आपको अपने इक्तदार उस कुर्सी से हटने का गम नहीं, आपको शहबाज शरीफ का अल्लाह ताला के फजलो करम से वोट के ज़रिए, पार्लियामान के ज़रिए, अवाम के ज़रिए उस कुर्सी पे बैठने का गम और खौफ खाया जाता है। वो इस किस्म की गुफ्तगू कंटेनर वाली इसलिए की जा रही है कि कोई इनसे इनकी कारकर्दगी का सवाल ना करे। वो वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान के अवाम की दवाई चोरी की माफियाज और काटल्स के ज़रिए, जिस वजीर आजम ने मुल्क की आवाम की रोटी चोरी की, नौजवान का रोजगार चोरी किया, आटा चोरी किया, चीनी चोरी की, घी चोरी की, बिजली चोरी की, गैस चोरी की, उसका नाम इमरान खान है। दूसरी तरफ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ के बदबूदार कपड़ों का कोई खरीदार नहीं, जिस डाकू पर फर्द जुर्म लगनी है वो वजीर आजम बन गया। 22 अफराद का कातिल वजीर दाखिला बन गया। लोग इमरान खान की कॉल पर निकलें, जहां रोका जाए वहीं बैठ जाएं। वो एबटाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। JUI इलेक्शन मुहिम पे निकल गई, अच्छी बात है। नून निकल गई, अच्छी बात है। सारी पार्टियां इलेक्शन पर तैयार हैं, सवाए आसफ जरदारी के। ये फर्द जुर्म का चोर वजीर आजम, ये फर्द जुर्म का चोर चीफ मिनिस्टर, ये फर्द जुर्म का चोर वजीर दाखिला, कल वहां फर्द जुर्म आयद नहीं होनी थी। ANF के दौर में मैं अपने तजर्बे से कहता हूं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तुम्हारी किस्मत में बहुत बड़ी जेल लिखी है, थोड़े दिन इंतजार। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि शहबाज शरीफ के कपड़ों से पाकिस्तान के लिए मेहनत के पसीने की खुशबू आ रही है। चांदला वाला आवाम के आटे के लिए अपने कपड़े भी बेचने को तैयार है। बनी गाला वाले ने 4 साल में महंगाई और करप्शन से आवाम के कपड़े उतारने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बनी गाला वाले ने आवाम का आटा, चीनी, घी, दवाई चोरी किया। सरकारी घड़ी, हार, अंगूठियां और कार भी घर ले गया। वो दिन रात झूठ बोलकर इंतशार फैला रहा है। आटे के 10 किलोग्राम थैले की कीमत में 110 जबकि 20 किलो थैले में 210 रुपए इजाफा। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम महंगी होने का वावेला कर दिया। लाहौर से नवाज संगरा की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से तंग अवाम के लिए एक तंगी, आटा गायब। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। आटे के 10 किलोग्राम थैले की कीमत में 110 जबकि 20 किलो थैले में 210 रुपए इजाफा कर दिया गया। आटे का 10 किलोग्राम थैला 660 रुपए जबकि 20 किलो आटे का थैला 1310 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि महंगी गंदम मिलने के बायस रेट बढ़ाने पर मजबूर है। आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो महंगाई तो ज़रूर है, लेकिन हुकूमत का जो तरीक़ेकार है उसको हमें बदलना होगा। हमें एक टारगेटेड सब्सिडी के लिए तरफ जाना होगा ताकि किसान को तो पहले पैसे पूरे मिलें, लेकिन जो खतरा गुर्बत से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए एक टारगेटेड सब्सिडी हो ताकि उनके लिए आटे की महंगाई महसूस ना हो। शहरियों का कहना है कि पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं, अब 2 वक्त की रोटी मजीद मुश्किल हो गई। आटा महंगा हो गया पहले से, पहले बेरोजगारी बहुत है। आटा बढ़ेगा तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, लोग बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। मजदूर लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं मेहनत करने के लिए। 300-400 रुपए दिहाड़ी है तो उसमें इतना महंगा आटा गरीब बंदा कैसे खाएगा। आटा महंगा हो गया, पहले ये गरीब आदमी जो है वो वैसे ही परेशान है महंगाई की वजह से, ऊपर से फिर आटा महंगा हो गया तो गरीब आदमी के लिए बहुत मसला है ये वाला। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी के इकदाम करने की अपील की है। कैमरामैन ताहिर हुसैन खोखर के साथ नवाज संगरा, 92 न्यूज़ लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
برطانیہ میں حالیہ ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں برمنگھم سٹی کاؤنسل میں سیاسی پارٹیز کی کامیابی کی کیا صورتحال رہی، کس نے کیا پوزیشن حاصل کی، برٹش پاکستانیوں کو کس قدر کامیابی ہوئی، اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم سٹی کونسل میں 101 سیٹوں پر ہونے والے حالیہ بلدیاتی الیکشن میں حکمران کنزرویٹو پارٹی 22 میں سے 5 سیٹیں ہار گئی، جبکہ لیبر پارٹی نے 65 میں سے 2 نشستیں کھو دیں۔ اس کے مقابلہ میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے اس بار 4 مزید نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور 16 سیٹیں اپنے نام کی، جبکہ گرین پارٹی نے بھی ایک اور سیٹ جیت کر 3 سیٹیں اپنے نام کر لیں۔ اس طرح لیبر پارٹی نے ہمیشہ کی طرح پھر لوکل گورنمنٹ کے اقتدار کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ لیبر پارٹی اور لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر 26 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے، جن میں سے زیادہ تر برٹش پاکستانی ہیں۔ برمنگھم سٹی کونسل کے سب سے پہلے مسلم کونسلر اور موجودہ لارڈ میئر چودھری محمد افضل پچھلے 40 سالوں سے کامیابی اپنے نام کرتے رہے، لیکن اس بار وہ اپنی سیٹ نہ بچا سکے۔ برٹش پاکستانی سابق لارڈ میئرز کونسلر شفیق شاہ، خواجہ محمود، کونسلر عظیم، کیبنٹ ممبر کونسلر وسیم ظفر، کونسلر ذاکر اللہ چودھری، کونسلر ظفر، کونسلر مریم، کونسلر بابر باز، کونسلر ادریس اور دیگر پھر دوبارہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے، جبکہ کچھ برٹش پاکستانیوں کے نئے چہرے بھی سامنے آئے، جن میں بیرسٹر ایوب، ثاقب خان، شبانہ بانو، عامر خان، راشد محمود شامل ہیں۔ برطانیہ کی سیاست میں برٹش پاکستانی نوجوانوں کی ابھرتی ہوئی دلچسپی نہ صرف خوشائند ہے، بلکہ اس سے نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد بھی ملے گی اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اٹلی کے شہر برشا میں خالصتان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم، ہزاروں کی تعداد میں سکھ کمیونٹی بھارت سے علیحدگی کے لیے ووٹ ڈالنے پہنچ گئی۔ دوسرے مرحلے میں روم میں ووٹنگ ہوگی۔ بریشیا اٹلی سے نمائندہ 92 نیوز تنویر ارشاد سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ ارشاد، کیا صورتحال ہے ریفرینڈم کی؟ جی بالکل، آج ہم اٹلی کے شہر بریشیا میں موجود ہیں، جہاں پر خالصتان کی آزادی کے لیے جو ہے ریفرینڈم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں جو ہے سکھ کمیونٹی جو ہے جو پنجاب سے جن کے تعلق ہے، وہ یہاں ووٹنگ کے لیے صبح سے جو ہے لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو ہے افراد جو ہے صبح جو ہے وہ یہاں پر ووٹنگ کے لیے آ چکے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ووٹنگ کے لیے ووٹ ڈال کے جا بھی چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے سکھ رہنما ڈاکٹر بخشی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ ساڈے نال جو ہے بہت دھکا ہویا وا، ساڈی نسل کی گئی ہے، اکنامکل ڈیپریویشن ہے تے اوتھے روزگار پیدا کرنے واسطے، اوتھے نوکریاں پیدا کرنے واسطے، پنجاب دے قدرتی سومیاں نوں بچاؤن واسطے تے گرو گرنتھ صاحب دی بےدبی نوں روکن واسطے تے ساڈے دھرم استھاناں تے حملے نوں روکن واسطے اسی یہ پنجاب آزاد کر کے سب لوکاں نوں برابر ادھار دیاں گے، پر اسی قانونی طریقے نال، لوکتنتر طریقے نال تے شانتمئی طریقے نال پنجاب نوں آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے انڈیا کی سکھ کمیونٹی ہے وہ بھارت سے آزادی چاہتی ہے اور اپنا ایک علیحدہ جو ہے ملک وہ چاہتی ہے خالصتان۔ یہاں پر جو ہے ووٹنگ کے لیے بھی جو ہے کرائٹیریا رکھا گیا ہے، لوگوں کے ڈاکومنٹ باقاعدہ چیک کیے جا رہے ہیں اور نام وغیرہ چیک کر کے جو ہے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ جی امریکہ میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی کے پاکستانی سفارت خانے میں نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ غیر ملکی باشندوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس تقریب کا احوال بتا رہے ہیں خرم شہزاد اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ثقافت لاجواب، ملبوسات بے مثال، سیاحت کے لیے دنیا کے پرکشش ملکوں میں پاکستان کا شمار۔ جی ہاں، بین الاقوامی برادری کو پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں سے روشناس کرانے اور ملک کی سیاحتی استعداد کو اجاگر کرنے کے حوالے سے واشنگٹن ڈی سی میں سفارت خانہ پاکستان میں ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں کی بڑی تعداد امڑ آئی اور بھرپور جوش و خروش سے نمائش کو دیکھا۔ لوگوں کا ٹرن آؤٹ بہت اچھا ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے، لوگ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے، فرنیچر کیسا ہے، لینگویج کیا ہے، کھانے کیا ہیں، ہماری مہندی کیا ہوتی ہے۔ بڑی کافی زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھ کے۔ ایکچولی یہ ہر سال کا ایونٹ ہے پاسپورٹ ڈی سی کے نام سے، اور اس میں ہم بلکہ تمام ایمبیسیز اوپن ہاؤس کرتے ہیں، اپنے کلچر، اپنے ثقافت، زبان، اس کا لوگوں کو انٹروڈکشن دیتے ہیں۔
تو یہاں آ کر مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے معاملے میں جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کا انٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے. پاکستان کے پوری یعنی ایک ثقافتی آپ کو تصویر نظر آئے گی اور جو لوگ بڑے ذوق و شوق سے اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ انڈس آرٹس جو ہے انہوں نے بھی اردو پڑھانے کا یہاں کام شروع کیا ہوا ہے اور آرٹ اور کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے. Considered visiting Pakistan before, but this totally makes me want to go. Hello, Pakistan. Yeah, I'm really happy that we came here. I love the embassy and experience has been great. It's wonderful. Everything is so beautiful and I'm learning an awful lot. Be a part of the experience today. I've had the food before, absolutely loved it. Enjoying being here today. We were observing your photos over there, the paintings over there, the different areas of the country. My daughter will never forget having her first henna here. Looks beautiful, and I think all her friends at school are going to be very excited. What do you think, Sophia? Yeah, I love that too. And Joshua also, absolutely wonderful. Thank you so much for bringing this into our lives. ऐसे इवेंट की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, बिकॉज जो सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का उसको बहुत ज़रूरत है प्रमोट करने की. तो इस हवाले से जो मेरी सिग्नेचर पेंटिंग्स थी 2, 4, 5, 6 अवेलेबल, वो मैंने यहाँ डिस्प्ले के लिए रखी हैं और अच्छा रिस्पांस आया. नुमाइश की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वक्त मुकर्ररा से पहले ही मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया. इस नुमाइश में तहजीब व सकाफत, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, रंगारंग लिबास और मेहमानों की तवज्जो का मरकज बनने वाली दीगर पाकिस्तानी अशिया के स्टॉल सज गए. तकरीब का इनेकाद DC पासपोर्ट की सालाना तकरीबात के हवाले से किया गया. पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी अपने बच्चों को भी हमरा लाए ताकि नई नस्ल को आबाई मुल्क की सकाफत से रोशनास कराया जा सके. खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC. जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी डोर्टमंड के ज़ेर-ए-एहतमाम ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें डोर्टमंड और करीबी शहरों से पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की. मज़ीद तफसीलात मिर्ज़ा रुहेल बेग की इस रिपोर्ट में. जर्मनी में ईद उल फितर के बाद मिल बैठने के लिए ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी है. डोर्टमंड शहर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम एक मकामी पार्क में किया गया. ईद मिलन पार्टी में करीबी शहरों से भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की. इस मौका पर शुरका का कहना था कि ईद का त्यौहार हमें बाहमी इत्तेहाद और यगानगत का दर्स देता है. इस मौका पर शुरका के रिवायती पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो की गई. शुरका के लिए केक का एहतमाम भी किया गया. सब यहाँ पर ईद मिलन पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है. हमने मज़े का खाना भी खाया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के इवेंट्स और होने चाहिए. बहुत अच्छी ईद मिलन पार्टी का इनेकाद हुआ और जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की है और हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. डॉर्टमुंड से यहाँ पे आज ईद मिलन पार्टी है और हम सब लोग डॉर्टमुंड और आसपास के शहरों से इकट्ठे हुए हैं और हम समझते हैं कि इस तरह की पार्टी ज़रूर होती रहनी चाहिए ताकि हम सब लोग इस बहाने मिलें, बच्चों को भी पता चले कि ईद कैसे मनाई जाती है पाकिस्तान में. डॉर्टमुंड में सब ईद मिलन पार्टी के लिए इकट्ठे हुए, बहुत मज़ा आया. बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और इंजॉय भी खूब. मुंतज़िमीन का कहना था कि कोरोना वबा के बाद हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है ताकि कम्युनिटी में बेचैनी और फासलों को कुछ कम किया जा सके. शुरका का कहना था कि इस किस्म की तकरीबात से कम्युनिटी एक दूसरे के करीब आती है. ईद की खुशियाँ इकट्ठे मनाकर बहुत अच्छा लग रहा है. ईद मिलन पार्टी के इख्तिताम पर बच्चों में खुसूसी गिफ्ट्स भी तकसीम किए गए. ईद उल फितर साल में एक मरतबा आती है लेकिन इसकी मिठास हफ्तों जारी रहती है. ईद मिलन पार्टी का एहतमाम जर्मनी में खुसूसी तौर पर किया जाता है जिसमें जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी पेश नजर आती है. मिर्ज़ा रुहेल बेग, 92 न्यूज़, डॉर्टमुंड, जर्मनी. खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का. आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK. सऊदी अरब में 4 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फॉर एजुकेशन का आगाज हो गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तालीमी इदारों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं. पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के वज़राए तालीम भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं. मज़ीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में.
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में शुरू होने वाली 4 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ईनेड एग्जीबिशन फॉर एजुकेशन का इफ्तिताह सऊदी वजीर तालीम हामिद बिन मोहम्मद अल शेख ने किया। नुमाइश में सऊदी तालीमी इदारों के 110 स्टॉल्स के अलावा 152 बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनको देखने के लिए बड़ी तादाद में सऊदी और दीगर गैर मुल्की शहरी पहुँच रहे हैं। बैनुल अक़वामी नुमाइश में सऊदी वजीर तालीम, खिलीजी ममालिक समेत मलाइशिया के वज़राए तालीम ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान से वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन शरीक हुए। ये ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ऑर्गेनाइज की है ये एग्जीबिशन, एजुकेशन एग्जीबिशन। और कॉन्फ्रेंस भी जो है उससे भी जो स्पीकर जो आज डिस्कशन हुई है उस मुख्तलिफ मुल्कों के स्पीकर्स थे, तो उसमें काफ़ी कुछ पता चला है और इनकी भी कैपेबिलिटी का पता चला कि किस तरह ये एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं, आगे लेके किस तरह एजुकेशन को अपने सिस्टम में जा रहे हैं। स्पेशली जो कोविड के बाद इन्होंने अपनी डिस्टेंस लर्निंग के लिए काम शुरू किया है, वो बहुत ज़बरदस्त है। कॉन्फ्रेंस में वज़राए तालीम का कहना था कि मौजूदा दौर में तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया भर में तालीमी इस्लाहात करके एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए और तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ साथ तरक्की पजीर ममालिक में भी तालीम को आम किया जाए। कॉन्फ्रेंस में सरकारी और निजी इदारों के सरबराह और माहिरीन के अलावा तालीम के शोबे में सरमायाकारी करने वाली शख्सियात भी शरीक हैं। उमैर अली, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रियाज। सऊदी अरब में नामवर कारोबारी शख्सियत शकील कयानी की जानिब से इशाया दिया गया। पाकिस्तान में सऊदी अरब के साबिक सफ़ीर समेत सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान, कारोबारी शख्सियात और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में शकील कियानी की जानिब से दिए गए इशाये में पाकिस्तान में सऊदी अरब के साबिक सफ़ीर अवाद अल असीरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि पाकिस्तान के नामवर न्यूज़ प्रोड्यूसर आदिल अवान के अलावा मकामी पाकिस्तानी सहाफ़ियों समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। साबिक सऊदी सफ़ीर अवाद अल असीरी का इस मौका पर कहना था कि सऊदी क़यादत और सऊदी अवाम पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। यही वजह है लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वर्कर्स को मुलाजमतें फराहम की जाती हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकबिल में भी 2 तरफा ताल्लुकात फ़रोग़ पाएंगे। न्यूज़ प्रोड्यूसर आदिल अवान का कहना था कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है कि तमाम सियासी जमातें और इदारे कौम को साथ मिलाकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, तभी मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़ेगा। सिफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अत्ताशी सोहेल वड़ाइच और पॉलिटिकल सेक्रेटरी मवाहिद कियानी ने कहा कि पाक सऊदी सफारती ताल्लुकात हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रहे हैं। इशाये के आखिर में मकतबा दारुस्सलाम के मुदीर मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद की जानिब से मेजबान शकील कियानी को इस्लामी कुतुब के तहाइफ भी पेश किए गए। उमैर अली, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रियाज। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वेलकम बैक। खबर यह है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है पाकिस्तान को बचाना है तो फौरी इलेक्शन कराना होंगे। परवेज खटक कहते हैं कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में वापस आने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि केपी के लोग सबसे पहले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एबटाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि जब कॉल मिलेगी खैबर पख्तूनख्वा के लोग सबसे पहले इस्लामाबाद में होंगे। खान साहब की कॉल की इंतजार है, जब वो कॉल देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा सबसे पहले इस्लामाबाद में लोग मौजूद होंगे, इंशाअल्लाह। होंगे ना आप लोग? साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि अवाम तैयारी करे, इलेक्शन का ऐलान होने वाला है और इमरान खान वापस आने वाला है। जिस दिन कॉल होगी कोई भी अपने घर में नहीं रहेगा और सबने इस्लामाबाद पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कहना चाहता हूं कि तैयारी करें, जल्द इलेक्शन का ऐलान होने वाला है और इमरान खान वापस आने वाला है। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान के फैसले खुद करता था, मुल्क के इदारे किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए निकला है, इस्लाम के लिए निकला है, और वो नारा क्या लगाता है? वो नारा ये लगाता है, मैं पाकिस्तान के फैसले खुद करूंगा, अपनी आवाम की मर्जी से करूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, पाकिस्तान की फौज किसी के लिए यूज नहीं होगी, मेरे इदारे यूज नहीं होंगे। जब मैं ऑटो चाहिए तो सुन लो, एब्सोल्युटली नॉट। जलसे से खिताब करने वाले तहरीक इंसाफ के दिगर रहनुमाओं का कहना था कि पूरा मुल्क इमरान खान के साथ है। लॉन्ग मार्च की कॉल पर पूरी कौम सड़कों पर होगी।